दोस्तों, हम सभी एक बात तो जानते हैं और उसे मानते भी हैं कि सांसों से हमारा जीवन है और सांसों के बंद होते ही हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। सांसों के महाविज्ञान के ऊपर मैंने कई वीडियो बनाई है और मैं ये मानता हूँ कि हमारी वीडियो से आपको कुछ न कुछ नया जानने को और सीखने को जरूर मिलता होगा। अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वैसे अगर सांसों की बात करें तो हमारे ऋषि मुनियों और हठ योगियों ने सांसों पर बहुत चर्चा की है, लेकिन अभी तक हमने सांस के वास्तविक स्रोत को नहीं पहचाना है। क्या आपको पता है कि सांस का वास्तविक स्रोत क्या है, उस स्थान को क्या कहते हैं? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सांस के वास्तविक स्थान की बात करें तो हमारी भाषा में उस स्थान के लिए कोई अलग शब्द नहीं है, लेकिन जापानी भाषा में उस स्थान को तानदेन कहते हैं। तानदेन वह बिंदु है जो हमारी नाभि से 2 इंच नीचे होता है, यानी हमारी इस गहरी सांस का संबंध उस बिंदु से है जिसे जापानी तानदेन कहते हैं, और हम उसे नाभि से 2 इंच नीचे का स्थान मानते हैं। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक रस चाहता है, आध्यात्म की गहराई में उतरना चाहता है, अपने मन को शांत करना चाहता है, अपने जीवन में नई ऊर्जा को हासिल करना चाहता है, उसका अनुभव प्राप्त करना चाहता है, गहरी सांस लेना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए वह मुख्य स्थान है जिसे जापानी तानदेन कहते हैं, और इसके बारे में हम सभी को जरूर जानना चाहिए। मित्रों, कोई भी व्यक्ति जितनी ही ऊपर से सांस लेता है वो उतना ही तनावग्रस्त होता है, और कोई व्यक्ति जितनी गहराई से सांस लेता है वो उतना ही ज्यादा विश्राम और शांति की अवस्था में होता है। ऐसा व्यक्ति जो बहुत चिंतित है, बहुत ज्यादा परेशान है, उसकी श्वास की गति तीव्र होती है और वो ऊपर से ही श्वास लेता है, न कि नाभि की गहराई से। नाभि की गहराई से आती जाती श्वास व्यक्ति को स्थिर बनाती है, उसे विश्राम की अवस्था में पहुंचा देती है। इसलिए तो कहा जाता है कि आप गहरी सांस लीजिए, सांसों को नाभि के 2 इंच नीचे तक ले जाइए, उस बिंदु को तानदेन कहते हैं, वहां तक सांस को लेकर जाइए। जब व्यक्ति की श्वास तानदेन से चलती है तो उसके जीवन में बिल्कुल भी तनाव नहीं होता, वह तनाव मुक्त होता है। इसलिए जब आप किसी छोटे बच्चे को देखते हैं तो वह आपको तनाव मुक्त दिखता है, और यह सच भी है। उसे कोई चिंता परेशानी नहीं है, क्योंकि उसकी जो श्वास चल रही है वह तानदेन से चल रही है, अर्थात हमारे नाभि के 2 इंच नीचे से चल रही है। जब भी आप विश्राम की अवस्था में होंगे तो आप ध्यान देंगे आपकी श्वास तानदेन से चल रही होगी। लेकिन जब आप तनाव से भरे हुए होंगे, चिंता में होंगे, गुस्से से भरे होंगे, न जाने कितनी चिंताओं से घिरे होंगे, आप टेंशन में होंगे, डिप्रेशन में होंगे, तब आप नोटिस करेंगे कि आपकी श्वास ऊपर से ही लौट जाती है। और इस सांस का ऊपर से ही वापस लौट जाना इस बात का सूचक है कि आप अपनी मूल स्थिति से दूर हो गए हैं। लेकिन आज की आधुनिक युग में अवस्थाएं बदल चुकी हैं। लोगों के मन में न जाने कितने प्रकार के विकार आ गए हैं। लोग यह सोचते हैं कि हम सांस को पेट तक क्यों लें। हम सोचते हैं कि हम अपनी सांस को छाती में भर लें और वहीं से लौटा दें। मित्रों, यह हमारे अंदर एक बहुत बड़ा विकार पैदा करता है। छाती से श्वास का लौट जाना मनुष्य की प्रकृति के लिए घातक है। आप देखेंगे एक स्वस्थ बच्चा हमेशा उसकी छाती नीचे होती है, जबकि उसका पेट उभरा हुआ होता है। जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि वह बच्चा विश्राम की अवस्था में है। उस बच्चे की श्वास तानदेन से चल रही है, अर्थात नाभि के 2 इंच नीचे से चल रही है। इसलिए तो बच्चे में विकास तीव्र गति से होता है। लेकिन आधुनिक मानव आज अपनी छाती को फुलाने में ही गौरव महसूस कर रहा है। जब कोई व्यक्ति अपनी प्राण वायु को अपनी एकाग्रता के द्वारा नवनीता की चरण सीमा तक पहुंचा दे तो वह शिशु की तरह कोमल हो जाता है, वह शिशु की तरह प्रफुल्लित हो जाता है। उसके चेहरे पर एक बच्चे की तरह तेज आने लगता है। इसीलिए एक शिशु विश्राम की अवस्था में रहता है, वो अपने तानदेन तक सांस लेता है। यहाँ नवनीता का अर्थ है तनाव शून्य की अवस्था, युवा अवस्था, जिसमें आप तनाव युक्त हैं। यही वह अवस्था है जब आपको तनाव मुक्त रहना चाहिए। जब आप तनाव मुक्त होते हैं तब आपकी श्वास अपने आप नाभि तक पहुंचने लगती है और आपके अंदर जीवन ऊर्जा बढ़ने लगती है। अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि आखिर हमें यह कैसे पता चले कि हमारी श्वास नाभि तक पहुंच रही है या नहीं? तो इसे जानने के लिए आप निश्चिंत होकर कुर्सी पर बैठ जाइए और ध्यानपूर्वक सांस लीजिए। तब आपको यह आभास हो जाएगा कि आपकी सांस नाभि तक पहुंच रही है या नहीं। लेकिन इसके लिए हमें अपने शरीर को, अपने आप को उस अवस्था में ढीला छोड़ना होगा। पर हम अपने आप को कभी ढीला छोड़ते ही नहीं हैं। हम अपनी छाती को श्वास से फुलाए रहते हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कराते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको गौरवान्वित महसूस के साथ साथ प्रफुल्लित रहना है, हमेशा खुशनुमा रहना है। असल में इस विकृति का कारण यह है कि हम अपने सीने को फुलाकर दिखाना चाहते हैं कि हमने प्राण वायु को अपने अंदर आने दिया
और फिर उस वायु को अपने अंदर रोककर सीनों को फुलाकर यह महसूस करते हैं कि हमने श्वास को रोका है, और फिर हमारी श्वास उसी सीने से वापस लौट जाती है। इसके बाद आप तरह तरह के वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि हमने श्वास तो गहरी ली थी, लेकिन वह श्वास नाभि तक नहीं पहुंच पा रही है, इसे हम नाभि तक कैसे पहुंचाएं? मित्रों, ध्यान रखना, आपकी श्वास स्वाभाविक रूप से गहरी तभी हो सकती है जब आपको अपने शरीर का बोध ना हो, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। हम अपनी नाभि तक श्वास नहीं ले सकते। इसका केवल यही कारण नहीं है कि हम अपनी छाती को फुलाकर दिखाना चाहते हैं, नहीं, इसके कई कारण हैं और इसे जानने के लिए हमें थोड़ा गहरा उतरना होगा। एक बच्चा कब होश में आता है? एक बच्चा तब होश में आता है जब अपनी कामेंद्री को छूने लगता है, अपनी कामेंद्री से खेलने लगता है, और यह वह स्थिति है जब माँ बाप बच्चे के इस कृत्य के लिए उसे डांटने और टोकने लगते हैं। तब बच्चा होश में आ जाता है, क्योंकि बार बार उसे इस चीज के लिए टॉर्चर किया जा रहा है। तभी वह यह जान पाता है कि उसके शरीर में कोई न कोई चीज ऐसी है जो गलत है, जो अपराध है। उसे अपराध बोध होता है और फिर वह सचेत हो जाता है और उसकी सांसें ऊपर ही ऊपर चलने लगती हैं। यदि आप उसके बचपन के समय को और अब जब वह होश पूर्वक जी रहा है तब के समय को कंपेयर करेंगे, तब आप पाएंगे कि उस बच्चे की श्वास अब ऊपर ही ऊपर रह गई है। वह ऊपर से ही चली जाती है, तानदेन तक की बात दूर, नाभि तक भी नहीं पहुंच पा रही है। और ऐसी स्थिति में बच्चे को अपनी कामेंद्री छूना अपराध सा महसूस होता है। उसे यह अपराध अपने माँ बाप की आंखों से ही पता चल जाता है, क्योंकि जब भी वो अपनी कामेंद्री को छूने का प्रयास करता है तब उसके माँ बाप उसे डांटते हैं, धिक्कारते हैं। उस स्थिति में उसे यह पता चलता है कि यह एक अपराध है। वैसे इस अपराध का बोध माँ बाप को भी हुआ है और उन्हें उनके माँ बाप से यह अपराध का बोध हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति जो आयु को लंबा करना चाहता है, अपने जीवन में बदलाव करना चाहता है, उसे अपने श्वासों के प्रति सतर्क होना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जो नाभि तक श्वास लेना चाहता है, उसे अपने शरीर के प्रति बेहोश होना होगा, क्योंकि होश की स्थिति में तो आप अपने श्वास को अपनी छाती के ऊपर से ही निकाल देते हैं। बेहोशी की अवस्था या सोते वक्त ही व्यक्ति तानदेन तक श्वास लेता है, और तानदेन तक श्वास का जाना व्यक्ति के कामेंद्री को अकड़ा देता है, उसमें अकड़न पैदा कर देता है। बहुत से विद्वानों के इस पर भिन्न भिन्न विचार थे। यदि आपके घर में छोटा बच्चा है तो शायद आपने यहाँ एक्सपीरियंस किया होगा कि जब बच्चा गहरी नींद में होता है तब उसकी कामेंद्री अकड़ जाती है, टाइट हो जाती है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? इसका मुख्य कारण है कि बच्चा जो श्वास तानदेन तक ले रहा है, तानदेन पर श्वास की चोट पड़ती है और जो उसके कामेंद्री में अकड़न पैदा कर रही है, जिसकी वजह से उसकी कामेंद्री टाइट हो जाती है। ऐसा ही सामान्य मनुष्य के भी साथ होता है। नींद की अवस्था में 12 से 18 बार हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि उसकी कामेंद्री अकड़ जाती है। वैसे कामेंद्री के इस विकार पर बहुत से विद्वानों के भिन्न भिन्न विचार रहे हैं, लेकिन लाओ त्से कहते हैं कि इसका मेन कारण है कि व्यक्ति नींद की अवस्था में गहरी सांस लेता है, वह अपने तानदेन तक सांस लेता है। तानदेन पर पड़ रही चोट व्यक्ति की कामेंद्री में अकड़न पैदा कर देती है और व्यक्ति कामुक सा महसूस करता है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि आपने गहरे सपने देखे हैं, काम वासनाओं से रिलेटेड सपने देखे हैं तभी आपकी कामेंद्री में अकड़न आई है। नहीं, इसका स्वाभाविक कारण है कि आपकी श्वास तानदेन तक चल रही थी और तानदेन के निकट ही आपकी कामेंद्री है, जिसकी वजह से उसके अंदर अकड़न पैदा हो जाती है। वैसे सांसों का हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इस एक वीडियो में सांसों के जीवन पर प्रत्येक प्रभाव को बता पाना असंभव है, इसलिए श्वास के और भी गहरे रहस्यों के बारे में हम अगले वीडियो में और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। अच्छी लगी तो लाइक करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।